हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट 1 की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 1 की क्लास में हम लोगों ने पिछली बार उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में एक छोटी चर्चा की थी, जिसमें हमने संस्थानों के नामों तक ही सीमित रखा था। आज की इस चर्चा में हम उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वह संस्थान कौन-कौन से हैं, कब स्थापित हुए, कहाँ मुख्यालय है, क्या काम है ना? इस प्रकार की सभी बातें। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए थे, आगे भी क्वेश्चन आएँगे, है ना? जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि एम्प्री के संबंध में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? जो एम्प्री यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में है, भोपाल में स्थित है ना? उस पे पिछली पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। चलिए चालू करते हैं आज की हमारी इस चर्चा को। आज की इस चर्चा में हम उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में जो विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहला संस्थान आएगा, है ना? उसमें हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है। उस कैटेगरी के तहत क्या है कि उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय और अल्पसंख्यक, है ना? और अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थान, मतलब बहुत सारे संस्थानों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, है ना? इन सब के बारे में हमने कल सिर्फ नाम देखा था, आज हम इन सब की विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र या इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर यह कब स्थापित किया गया? 1984 में। इसका पुराना नाम क्या है? न्यूक्लियर साइंस सेंटर, है ना? इसका पुराना नाम क्या है? न्यूक्लियर साइंस सेंटर इसका पुराना नाम है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, है ना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, है ना? कौन है? प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे इसके डायरेक्टर हैं। पुराना नाम क्या है? न्यूक्लियर साइंस सेंटर। स्थापित कब किया गया? 1984 में। कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब नाम क्या है और काम क्या है, उसके हिसाब से तो जो नाम है वही काम रहेगा लगभग लगभग, है ना? कि परमाणु विज्ञान और त्वरक आधारित एक्सीलेटर बेस्ड अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या करना? सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। तो परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में, त्वरक विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना? सुविधाएं प्रदान करना, संसाधन उपलब्ध करवाना। किसको? रिसर्चर्स को, है ना? किसको? अनुसंधानकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को। दूसरा, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को क्या करना? एक साझा शोध मंच उपलब्ध करवाना, है ना? जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकें, है ना? वह एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकें, उसको लेकर के भी क्या करना? यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये भी इनका काम है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, है ना? IUCAA 1988 में स्थापित किया गया। कहाँ पर? पुणे में स्थापित किया गया। प्रोफेसर इसका प्रमुख कौन है? डायरेक्टर कौन है? तो प्रोफेसर आर श्री आनंद इसके डायरेक्टर हैं। और काम क्या रहेगा? तो जैसा हमने कहा नाम में कि इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर किस चीज के लिए है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, मतलब खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक केंद्र के रूप में इसको क्या है? यूज किया जा रहा है। तो भाई किस चीज के लिए काम करेगा? वापस से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में शिक्षण और शोध को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में क्या करना? ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, अनुसंधान और शोध को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। यह विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान के विकास के लिए यूजीसी द्वारा स्थापित एक कैसा है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। कैसा है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। किसके द्वारा रेगुलेटेड है? यूजीसी के द्वारा रेगुलेटेड है। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 1988 में। कहाँ है? पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में, ठीक है। फिर आता है ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, है ना? इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च का काम होगा भाई सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करवाना। कब स्थापित किया गया? 1969 में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। और प्रमुख कौन है इसका? तो प्रोफेसर JK बजाज। कौन है इसका प्रमुख? प्रोफेसर JK बजाज इसके क्या है? प्रमुख हैं। ये भी ध्यान में रखना है। कार्य क्या है इन लोगों का? तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और क्या करना? वित्त पोषण करना। किसके क्षेत्र में? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। बोले सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है भाई? समाज से जुड़े हुए विषयों के बारे में क्या करवाना? अध्ययन करवाना, अनुसंधान करवाना, शोध करवाना, ठीक है। समाज से जुड़े हुए विषय बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर अनुसंधान को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना। इसके अलावा शोधकर्ताओं को छात्रवृत्ति, वित्त पोषित कैसे कर सकते हैं? छात्रवृत्ति देना, अनुदान प्रदान करना, है ना? ग्रांट्स देना। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैब करना, उनके साथ मिलकर क्या करना? काम करना, ठीक है। फिर आता है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR। ICHR 27 मार्च 1972 को स्थापित किया गया। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राघवेंद्र
तंवर इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कार्य क्या है, नाम में क्या है, उसके नाम में क्या है भाई, ऐतिहासिक अनुसंधान है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो भाई वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, इतिहास लेखन और ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इतिहास लेखन बस नहीं करना है, इतिहास लेखन में क्या लानी है, वैज्ञानिकता लानी है ना, इतिहास लेखन में क्या लानी है, वैज्ञानिकता लानी है। आपको हिस्टोरियन बनना है, आपको हिस्टोरियन बनने के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ना कि डिस्टोरियन, है ना। दो शब्द होते हैं, एक होता है डिस्टोरियन, है ना, इनका बोलबाला मार्केट में ज्यादा रहता है, और दूसरा होता है हिस्टोरियन, है ना, इनका बोलबाला मार्केट में क्या रहता है, कम रहता है। कई लोग इसकी खाल पहन करके घूमते हैं, वो दरअसल क्या होते हैं, डिस्टोरियन होते हैं। डिस्टोरियन का मतलब क्या है, वो जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और अपने नजरिए को उसमें क्या है, भरने का प्रयास करते हैं। इतिहास किसी का नजरिया नहीं होता, इतिहास तथ्यों का एक क्या होता है, संग्रह होता है, जिसको क्या किया जाता है, डिस्टोर्ट किया जाता है बहुत लोगों के द्वारा, और वो स्वयं को हिस्टोरियन कहते हैं। भारतीय इतिहास के साथ यही किया गया, भारतीय इतिहास के साथ ब्रिटिशर्स ने पहले, और बाद में उन्हीं ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके उनकी नाजायज औलादों ने, अर्थात कम्युनिस्टों ने, है ना, किनने, कम्युनिस्टों ने भारत के इतिहास को क्या कर दिया, पूरा कचरा फैला डाला, और वो अभी भी सिमट नहीं पा रहा है। फिर ऐतिहासिक डेटा और के संरक्षण और विश्लेषण के लिए परियोजनाओं को क्या करना, अनुदान देना, कि यदि कोई इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, तो उसमें वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट चालू करेगा, तो उसके लिए क्या करना, अनुदान देना, ग्रांट देना, संरक्षण करना उस चीज का, आदि आदि चीजों को लेकर के क्या करते हैं लोग। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, अगला आता है ना, इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च स्थापित कब किया गया था, 1977 में, लेकिन वह फंक्शनिंग कब से है, 1981 से। स्थापित कब हुआ था, 77 में, लेकिन कार्य कब से कर रहा है, फंक्शनिंग कब से है, 1981 से। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, है ना, कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसका एक एकेडमिक सेंटर भी है, वो एकेडमिक सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, लेकिन इसका एकेडमिक सेंटर कहाँ स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर विनय कपूर। कौन है इसके अध्यक्ष, प्रोफेसर विनय कपूर। ठीक है, क्या करना है, फिलोसफी है भाई, तो भारतीय और पश्चिमी दर्शन में अनुसंधान को क्या करना, बढ़ावा देना। किस चीज में, इंडियन फिलोसफी में और वेस्टर्न फिलोसफी के क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देना, एक। दूसरा, दार्शनिकों के बीच संवाद स्थापित करना और महत्वपूर्ण शोध कार्यों को क्या करना, प्रकाशन करना, कि जो फिलोसफर्स हैं ना, कौन है, जो फिलोसफर्स हैं उनके बीच में क्या करवाना, एक संवाद स्थापित करवाना। ठीक है, क्या करवाना, संवाद स्थापित करवाना, चर्चा परिचर्चा का माध्यम उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यह भी इनका काम है। अगला है शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, है ना, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी। यह 1993 में स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली में है। निदेशक या डायरेक्टर कौन है इसके, प्रोफेसर जेबी नाड्डा, है ना, कौन है, प्रोफेसर जेबी नाड्डा इसके डायरेक्टर हैं। कार्य क्या है उसका, है ना, तो नाम क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे मुख्य शब्द क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बोले कार्य क्या है, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के माध्यम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को क्या करना, पूरा करना। किसके माध्यम से, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या है, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम उपलब्ध है, उसके उसके माध्यम से क्या करवाना, शिक्षा को उपलब्ध करवाना। ठीक है, किस तक पहुंचाना, शिक्षा को जरूरतमंद तक, किस तक, जरूरतमंद तक पहुंचाना। इसके अलावा व्यास उच्च शिक्षा चैनल और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ई कंटेंट तैयार करवाना, है ना। स्वयं मेरे ख्याल से आपने पहले भी सुना होगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हमारे यूनिट 1 और 8 में भी है दरअसल ये। तो स्वयं हो गया, व्यास हो गया, है ना, व्यास उच्च शिक्षा चैनल हो गया। तो इस प्रकार के माध्यमों के लिए क्या करवाना, कंटेंट उपलब्ध करवाना, ई कंटेंट उपलब्ध करवाना, ताकि प्रसारण किया जा सके। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर के, है ना, फिर क्या आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लेकर के। अच्छा, कल भी हमने बात करी थी डेटा को लेकर के, भाई डेटा को लेकर के ज्यादा परेशानी नहीं लानी दिमाग में, है ना, डेटा को लेकर के ज्यादा परेशानी दिमाग में नहीं लानी है ना। जितना डेटा मिल जाए आपको, जितना डेटा मिल जाए आपको, उतना डेटा बस आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना। अब एक तारीख यहाँ पे दी हुई है, उस तारीख के अनुसार 56 यूनिवर्सिटीज लिखी हुई हैं। अब मैं आपको क्या देता हूँ, एक अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, अपडेट में आप लिख लीजिए, है ना, ये अपडेट में आप लिख लीजिए कि वर्तमान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कितनी हो गई, 57 हो गई है। ठीक है, कितनी है, 57। हम यहाँ पे 56 की बात कर रहे थे, कितनी हो गई है, 57 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी कितने हैं, 513 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, 57 है। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, 513 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, 150 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, 150 है। और निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, 546। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, 546। सबसे पहले कितने क्या आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 57 है,
513 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 150 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 546 क्या हैं, तो 546 आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, अब यदि इसी चीज को मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखो, है ना, इसी चीज को मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखो, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में टोटल विश्वविद्यालय कितने हो जाते हैं, 87 हो जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, एक अमरकंटक में, एक सागर में। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, एक है, कहाँ, ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई जो फिजिकल यूनिवर्सिटी है ना, वो हो जाती है, तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाती है ना, दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाती हैं। टोटल यूनिवर्सिटी 87 हैं, जिसमें 87 में से 27 क्या हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय क्या हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पूरा स्थापित करने, रेगुलेट करने का काम कौन है, तो यूजीसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अलग से कानून ला करके। अब इसमें एक काम की बात क्या है कि भारत के राष्ट्रपति इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, कुलाध्यक्ष होते हैं, विजिटर होते हैं। साथ ही वहां पे डे टू डे मैटर को संभालने के लिए प्रशासनिक प्रमुख कुलपति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर कौन होता है, एक प्रश्न बनता है, मान लो कि हु इज दिस विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया मतलब कि द्रौपदी मुर्मू, है ना, वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ दी, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मतलब सागर का जो विश्वविद्यालय हरिशंगौर विश्वविद्यालय है, और अमरकंटक का विश्वविद्यालय मतलब इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है, इनका जो विजिटर है, वो कुलाध्यक्ष है, वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, कार्य क्या होगा, वही जो बाकी विश्वविद्यालयों का कार्य होता है ना, तो उसमें कुछ अलग से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अगला आता है कैटेगरी, वो है उच्च शिक्षा विभाग के तकनीकी शिक्षण संस्थान, है ना, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन से आते हैं, अब तकनीकी शिक्षण संस्थान आते हैं, कि तकनीकी शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन कौन से संस्थान चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आता है सबसे पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी, है ना। तो ये जो एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, वह नवंबर 1945 में स्थापित किया गया, है ना, कब, नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था। लेकिन कानून ला करके उसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1987 में, कानून ला करके उसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1987 में दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके जो वो हैं, हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, टीजी सीताराम, प्रोफेसर टीजी सीताराम। ठीक है, तो काम की बातें क्या हो गई, 45 87 नई दिल्ली, टीजी सीताराम। कार्य क्या है, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। तकनीकी शिक्षा का मतलब हमने पहले भी समझा हुआ है, क्या क्या, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है ना, फार्मेसी है, तो इस प्रकार की शिक्षाएं, है ना। इसके अलावा क्या आ जाता है, आर्किटेक्ट्स भी आ जाता है इसी में, तो वो भी इसी का हिस्सा है। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को हम क्या कहते हैं, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत मानते हैं। तो इनके लिए क्या करना, योजना बनाना, मानकों का निर्धारण करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, है ना। इसके अलावा यह संस्थानों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति और मान्यता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे, फिर आता है वास्तुकला परिषद, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। वास्तुकला परिषद 1972 में स्थापित किया गया, किसके माध्यम से, आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के माध्यम से। इस परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर अभय पुरोहित, कौन है, प्रोफेसर अभय पुरोहित। आर्किटेक्चर के सेक्टर में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जैसे बैचलर डिग्री हो गई, मास्टर्स डिग्री हो गई आर्किटेक्ट में, तो इसको संचालित करने का ठेका, उसको रेगुलेट करने का जो ठेका है, वो किसके पास है, इसी काउंसिल के पास है। ठीक है, तो भारत में आर्किटेक्चर की शिक्षा और पेशा दोनों को विनियमित करना, है ना, जैसे हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा था, है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में लॉ की शिक्षा और जो लॉ का पेशा करने वाले लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, वो दोनों को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आर्किटेक्ट काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, आर्किटेक्चर की शिक्षा और जो आर्किटेक्ट पास आउट हो चुके हैं, अब काम कर रहे हैं, उन दोनों को ये क्या है, रेगुलेट करती है, उनका पंजीकरण करती है। ठीक है, उनके लिए मानक का निर्धारण करती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी। देखो, देश में वर्तमान में अभी कितने आईआईटी हैं, 23 आईआईटी हैं, है ना। सरकारों ने क्या किया, अधिकांश आईआईटी में वही पुराना एक जो गेम रहता है, वही गेम खेला, वो बदलने का, क्या बोलते हैं उसको, जो सामने बोर्ड लगा रहता है ना, बोर्ड बदलने का गेम खेला। जैसे उदाहरण के लिए बात करें खड़गपुर की, आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी खड़गपुर बनाया ही नहीं गया भाई, है ना। दरअसल पहले से क्या चल रहा था, एक कॉलेज बना हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, तो सरकार ने क्या कर दिया, उसको आईआईटी का तमगा पहना दिया, और सरकार ने बोल दिया कि ये क्या है, पहला आईआईटी है ना। 1951 में सरकार ने क्या किया, उस कॉलेज को आईआईटी का तमगा दे दिया।
है ना। और बाद में बोल दिया कि ये पहला आईआईटी है, इस जस्ट लाइक, है ना। इसको इस तरीके से समझ लो कि प्रदेश में बहुत सारे स्कूल पहले से बने हुए थे और कुछ खास रूप से संचालित भी नहीं थे, लेकिन चल रहे थे, जैसा भी था चल रहे थे। बाद में क्या हुआ, एक सरकार आई और उन सरकार ने बोला कि हम इन सभी स्कूलों को क्या बना देंगे, अब सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीएम राइज स्कूल। ना अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा, ना कुछ क्वालिटी में कोई चेंज आ रहा, है ना। सिर्फ सिर्फ क्या किया गया, थोड़ा बहुत लिपापोती कर दी गई और बाहर जो बोर्ड लगा था गवर्नमेंट स्कूल लिखा रहा होगा उसमें सीएम राइज लिख दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, और आगे कांड हो गया। आगे कांड क्या हुआ, तो एक और सरकार आई, उन सरकार ने क्या बोल दिया कि अब सीएम राइज भी हटा दिया जाएगा और उसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, सांदीपनी स्कूल लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? सांदीपनी स्कूल लिख दिया जाएगा। तो मतलब पहले गवर्नमेंट स्कूल लिखा था उसको मिटा के ये लिख दिया, ये लिखा था उसको मिटा करके सांदीपनी लिख दिया, है ना। उसमें लिखा हुआ था रुड़की कॉलेज, उसको मिटा कर क्या लिख दिया, खड़गपुर आईआईटी लिख दिया गया 1951 में। कितने हैं वर्तमान में? 23 है। मुख्यालय कहाँ है? तो हर आईआईटी जहाँ होता है उसका वहाँ मुख्यालय होता है। जैसे मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का आईआईटी कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। प्रत्येक संस्थान का अपना क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है और यह डायरेक्टर क्या होता है ना। प्रत्येक संस्थान का क्या होता है, अपना एक निदेशक होता है। हर आईआईटी का एक डिफरेंट निदेशक रहेगा, डायरेक्टर रहेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री क्या होते हैं, आईआईटी परिषद जो होती है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं ना। जो शिक्षा परिषद है ना, सॉरी, जो वो है शिक्षा मंत्री हैं, वह आईआईटी परिषद के क्या होते हैं, आईआईटी काउंसिल के क्या होते हैं, पदेन चेयरमैन होते हैं। तो वह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्य क्या होता है, तो भाई वही वापस सी बात, विज्ञान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या करना, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना और अनुसंधान करवाना। और साथ ही क्या है, इन सभी आईआईटी को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है ना। क्या क्या है? आईएनआई, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगला आता है एनआईटी। वर्तमान में कितने 31 जगहों पे एनआईटी हैं, है ना। जो कि विभिन्न राज्यों की राजधानियों अथवा उनके प्रमुख शहरों में स्थापित है। जैसे मध्य प्रदेश का बात करें एनआईटी, तो मध्य प्रदेश का एनआईटी भोपाल में है, मौलाना आजाद के नाम से। एमएनआईटी है ना, किसके नाम से? मैनिट के नाम से है। खैर, तो इसका भी एक एनआईटी परिषद होता है। जैसे आईआईटी परिषद होता है वैसे एनआईटी परिषद होता है। आईआईटी परिषद का मुख्य प्रमुख कौन था? शिक्षा मंत्री। एनआईटी परिषद का भी प्रमुख कौन होता है? शिक्षा मंत्री। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कार्य क्या है? वही कार्य है जो आईआईटी का है, वही कार्य है जो आईआईटी का है, कुछ डिफरेंट कार्य नहीं है, ठीक है। फिर आता है आईआईएम। वर्तमान में जो आईआईएम है वो कितने हैं? 21 हैं। पहला आईआईएम कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। पहला आईआईएम कौन सा है? आईआईएम के, है ना। उसका शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आईआईएम के। मध्य प्रदेश का आईआईएम क्या है? तो भाई आईआईएम आई, है ना। ये कहाँ पर? इंदौर में। आईआईएम इंदौर, ठीक है। वर्तमान में कितने आईआईएम है? 21 हैं, है ना। प्रत्येक संस्थान का भी अपना एक क्या होता है? निदेशक होता है और क्या होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एक डायरेक्टर होता है हर संस्थान का। काम क्या है? वही तो प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा अनुसंधान, परामर्श आदि आदि चीजों में क्या करना? काम करना। यह भारत के प्रमुख बी स्कूल के तौर पे काम करते हैं ना। यह भारत के प्रमुख क्या हैं? बी स्कूल के तौर पे काम करते हैं। बी स्कूल बोलते बिजनेस स्कूल का है, जो बिजनेस रिलेटेड क्या कर रहे होंगे? शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे, ठीक है। बी स्कूल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आता है, ट्रिपल आईटी, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान में कितने हैं? 26 हैं, जिनमें से 5 क्या है? केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं और 21 कैसे हैं? ट्रिपल पी मॉडल पे। 21 कैसे हैं? ट्रिपल पी मॉडल पे है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर कुछ पैसा सरकार ने दिया, कुछ पैसा प्राइवेट संस्था ने दिया और दोनों मिलकर उसको क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। फिर कुछ समय तक प्राइवेट संस्था उसको संचालित करेगी, अपना पैसा वसूलेगी, बाद में उसको हैंड ओवर कर देगी किसको? सरकार को, ठीक है। यही ट्रिपल ट्रिपल पी मॉडल होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना और तकनीकी नवाचार क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना? विशेषज्ञ तैयार करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। काम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो है ना, नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो काम भी किसके क्षेत्र में रहेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम रहेगा, ठीक। अगला आता आईआईएससी बैंगलोर, एक ही है पूरे देश में, ठीक है। इसको 1909 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जमशेदजी टाटा और कृष्ण राजा वोडियार चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? मैसूर के राजा। कौन? मैसूर के राजा कृष्ण राजा वोडियार चतुर्थ, है ना। कृष्ण राजा वोडियार चतुर्थ के सहयोग और जमशेदजी टाटा के सहयोग से, प्रयासों से इसको 1909 में स्थापित किया गया। कहाँ पर है ये? बेंगलोर में है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके प्रमुख कौन है? तो प्रोफेसर जी रंगराजन वर्तमान में इसके क्या है? डायरेक्टर है। कौन है? प्रोफेसर जी रंगराजन इसके डायरेक्टर हैं। कार्य क्या है भाई? विज्ञान के लिए, हर विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगा। तो उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। यह
वैश्विक स्तर पर भारत का शीर्ष रैंक वाला क्या है, संस्थान है। ठीक है, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आती है अथवा ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड रैंकिंग आती है, तो उस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के जो भी संस्थान 4-5 अपना स्थान बना पाते हैं कहीं पर भी, उनमें हमेशा सर्वोच्च स्थान किसका रहता है, आईआईएससी बेंगलोर का रहता है। किसका रहता है, आईआईएससी बेंगलोर का रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक संस्थान है एफएसआईटी है, आईआईएससी की एक कंपनी जो विज्ञान आधारित नवाचार उद्योग को क्या करती है, सहयोग को बढ़ावा देती है। तो एक उन्हीं का क्या है, एक इंटरनल संगठन बना हुआ है जो इस क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है। उसको नहीं भी ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, आईआईएससीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, वर्तमान में कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, पुणे, कलकत्ता, मोहाली, भोपाल, ठीक है, त्रिवेंद्रम, तिरुपति और बरहामपुर, क्या है, बरहामपुर। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 7 हो जाते हैं। 7 में से एक कहाँ पर है, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 7 में से एक कहाँ पर है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। उसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्या काम है इन लोग का, तो बुनियादी विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ साथ उच्च स्तरीय शोध को क्या करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो बुनियादी विज्ञान की क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, यही इनका मूल काम है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईआईएससीआर, टोटल कितने, 7 हैं। मध्य प्रदेश में एक है, भोपाल में। ठीक है, फिर आता है एसपीए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कितने हैं, 3 हैं। कहाँ कहाँ पर, नई दिल्ली, विजयवाड़ा, और तीसरा कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, नई दिल्ली, भोपाल, विजयवाड़ा, एक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। काम क्या है इन लोग का, शहरी नियोजन और वास्तुकला में विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना। किसमें, शहरी नियोजन और वास्तुकला में विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करना, यही इन लोग का क्या है, काम है। ठीक है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक, अगला आता है हमारा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। ठीक है, NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कितने हैं, 4 हैं। कहाँ कहाँ, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कलकत्ता, एक कहाँ, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, ध्यान में रखना, जो मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली है उनको, है ना। तकनीकी शिक्षा प्रणाली के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और पाठ्यक्रम में विकास में सहायता करना, यही इन लोगों का काम है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा प्रणाली के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और पाठ्यक्रम विकास में सहायता करना। तो मतलब एक तरीके से काम क्या होगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को शिक्षा देना। लेकिन कौन से शिक्षक, वो शिक्षक जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो शिक्षक जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे, उनको बताना कि तुमको पढ़ाना कैसे है। ठीक है, उनको ये नहीं बताना है पढ़ाना क्या है, उनको वो बताना है कि पढ़ाना कैसे है। पढ़ाना क्या है उनको तो पता है पहले से, बस वो पढ़ाना कैसे, डिलीवर कैसे करना है, उसको बताना। ठीक है, कुछ अन्य संस्थान है जैसे IIESBT है ना, ये शिवपुर में है। तो इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, शिवपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा NERIST है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या काम करता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विज्ञान और तकनीकी जनशक्ति तैयार करना, है ना, किसके लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा NIAFT है ना, यह NIAFT क्या काम करता है, तो उन्नत विनिर्माण और फाउंड्री तकनीक में विशेषज्ञता, अर्थात स्पेशलाइजेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करना, विशेष काम करना। यह NIAFT कहाँ पर है, रांची में है। आखिरी में इसी में आता है रीजनल बोर्ड्स ऑफ द अप्रेंटिसशिप, है ना, क्या आता है, रीजनल बोर्ड ऑफ द अप्रेंटिसशिप की इंजीनियरिंग या तकनीकी स्नातकों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, है ना, व्यवहारिक प्रशिक्षण और ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या करना, सुनिश्चित करना। किनका काम है, रीजनल बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप वालों का काम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ और संस्थान जो संस्कृत के क्षेत्र से संबंधित है, संस्कृत की शिक्षा संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान। ठीक है, 3 है विश्वविद्यालय इसके संबंध में, प्रमुख प्रमुख, वो क्या क्या है, तो एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, क्या है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। यह 15 अक्टूबर 1970 को स्थापित किया गया। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में।
2020 में इसको क्या दे दिया गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। देश भर में इसके क्या है, 13 कैंपस हैं, है ना, देश भर में इसके क्या है, 13 कैंपस हैं। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, पुराना नाम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 15 अक्टूबर 1970 को स्थापित किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2020 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और वर्तमान में इसके 13 जगहों पर, देश भर में 13 राज्यों में क्या है, इसके परिसर संचालित है, कैंपसेस संचालित हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है, तो प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, है ना, कौन है, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी इसके वर्तमान में वाइस चांसलर हैं। कार्य क्या है, तो भाई जब संस्कृत के लिए बना हुआ है तो फारसी के लिए तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है। संस्कृत भाषा के लिए शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उसमें शोध करना, इसके अलावा पांडुलिपियों का संरक्षण, ऐसी पांडुलिपियां, है ना, ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो संस्कृत में लिखी हुई हैं, बहुत पुरानी हैं, उनको क्या करना, संरक्षित करना, है ना। इसके अलावा संस्कृत ग्रंथों का आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करना, है ना। ऐसे बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ हैं जो आज भी अनुवादित नहीं किए गए हैं दूसरी भाषाओं में। इस वजह से उनकी रीचेबिलिटी, उनकी पहुंच क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। तो क्या करना भाई, उनको अनुवादित करना उन भाषाओं में जिन भाषाओं में लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता और मान्यता प्रदान करना। पारंपरिक संस्कृत पाठशाला क्या होता है, तो जो गुरुकुल सिस्टम के तहत पाठशालाएं आज भी संचालित है थोड़ी बहुत, उनको क्या करना, वित्तीय सहायता देना ताकि वो जीवित रह जाएं, जितने ही बच्चों को पढ़ा पा रही हैं वो पढ़ाते रहें। ठीक है, फिर आता है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या आता है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इसको कब स्थापित किया गया, 8 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा स्थापित किया गया था। 1987 में डीम्ड यूनिवर्सिटी और 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यह कब स्थापित किया गया, लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय, लाल बहादुर संस्कृत नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, 8 अक्टूबर 1962 को। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, 1987 में। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 2020 में दिया गया। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक। कौन है इसके वर्तमान प्रमुख, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, तो संस्कृत विद्या के साथ साथ आधुनिक विषयों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, योग का समन्वय करना। इसके अलावा कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र जैसे विशिष्ट विषयों में उच्च स्तरीय से प्रशिक्षण प्रदान करना। और शिक्षकों के लिए शिक्षा शास्त्री अर्थात बीएड और शिक्षा आचार्य अर्थात एमएड जैसे विशिष्ट शिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना। कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संस्कृत में क्या कर रहे होंगे, शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, बीएससी, है ना, मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी क्या करना, वैसे कोर्स संचालित करना जिससे वो संस्कृत के शिक्षक बन पाए। तो संस्कृत का शिक्षक कैसे बनिएगा, बीएड और एमएड करके बनिएगा। तो उसके लिए क्या कहा है, ये कोर्स संचालित करते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, है ना, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, है ना, जिसका पुराना नाम क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। इसको कब स्थापित किया गया, 1961 में स्थापित किया गया। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, 1987 में दिया गया। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया, 2020 में बनाया गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तिरुपति में। कहाँ पर है मुख्यालय, तिरुपति में है। और इसके वर्तमान जो हेड हैं, कुलपति हैं, वो कौन है, जीएसआर कृष्णमूर्ति। कौन है इसके वर्तमान प्रमुख, श्री जीएसआर कृष्णमूर्ति इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। इनका काम क्या है, दो काम, एक कि पारंपरिक शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान के बीच क्या करना, एक ब्रिज का काम करना। ठीक है, किसके बीच में, पारंपरिक शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के बीच में। ठीक है भाई, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, पारंपरिक शास्त्र कचरा है, और जबकि पारंपरिक शास्त्र तो आधुनिक विज्ञान की भी बातें कर ले रहा है बहुत सारी। तो ये जो वो है नेग्लिजेंस है एक दूसरे के प्रति, उसको क्या करना, उस गैप को, उस ब्रिज को क्या करना, उस गैप को फिलफिल करना। कैसे, तो ये ब्रिज के रूप में काम करेगा ये संस्थान। ठीक है, इसके अलावा यहाँ शब्द बोध और भाषा विज्ञान जैसे विषयों पे क्या करना, गहन शोध होता है। शब्द बोध और भाषा विज्ञान का मतलब क्या होता है, कि संस्कृत के क्षेत्र में जो शब्द बोध होना चाहिए, संस्कृत के क्षेत्र में जो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, जो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर के ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा संस्कृत के माध्यम से तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान को विश्व पटल पर लाना। भाई संस्कृत के माध्यम से तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान को विश्व पटल पर लाने का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने कई बार इस चीज को सुना होगा कि कंप्यूटर के लिए जो सबसे आसान भाषा है समझने लायक, है ना, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। मूल कारण क्या है उसका? कि संस्कृत में कोई कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, रोमन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग वर्ड रहते हैं। कारण उसका क्या है? या तो प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होता है, या राइटिंग में कंफ्यूजन होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुम क्या कहते हो? न्यूमोनिया कहते हो, लेकिन न्यूमोनिया में पी लिखते हो, है ना। अब पी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा जा रहा है। जबकि हिंदी और संस्कृत में ऐसा नहीं होता, खास करके संस्कृत में ऐसा कभी नहीं होता। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इंग्लिश में कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी लिखा जाता है। तो हमको इस चीज को क्या करना है? वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक आदि के माध्यम से संस्कृत को आगे बढ़ाना है। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण करना, कि ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऐसी पांडुलिपियां, ऐसे ग्रंथ जो लगातार क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, उनको क्या करना? डिजिटलाइज करना, ताकि वह आगे आने वाली जनरेशन्स को ज्ञान के रूप में, ज्ञान की सोर्स के रूप में प्राप्त हो सकें। ठीक है। अब आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू। एक ही है, कौन सा? एडसिल, है ना। कल भी हमने इसके नाम की चर्चा करी थी। यह कब बनाया गया? 1981 में बनाया गया। यह एक मिनी रत्न कंपनी है, श्रेणी वन की, है ना। जैसे हम देखते हैं कंपनियां तीन हिस्सों में डिवाइड होती हैं: महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। मिनी रत्न भी दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी वन और श्रेणी टू। ठीक है, ये आप देख लेंगे भारत सरकार के उसमें डेटा में, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक मिनी रत्न श्रेणी वन कंपनी है, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। 1981 में स्थापित किया गया था। मनोज कुमार इसके प्रमुख हैं। काम क्या है इसका? तो यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा का प्रचार करता है, परामर्श देता है, तकनीकी सहायता देता है, विदेशों में प्रचार करता है, डिजिटल लर्निंग समाधान प्रदान करता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन ये सब काम किसके लिए कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय के लिए कर रहा है। किसके लिए? एडसिल किसके लिए काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के लिए काम करता है। ठीक है। कुछ अन्य एजेंसियां हैं, जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान आता है। कब स्थापित किया गया केंद्रीय हिंदी हिंदी संस्थान? 1981 में। कहाँ है? आगरा में है इसका मुख्यालय। इसके 8 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं ना। इसके कितने? 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो 1961 में स्थापित किया गया, आगरा में मुख्यालय है। उसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी आदि जगहों पर। ठीक है। तो ये हो गया। इसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? तो प्रोफेसर सुनील बाबूराव, कहना है कुलकर्णी। प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। कार्य क्या है? अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। कहाँ पर? अहिंदी भाषी क्षेत्रों में। अहिंदी भाषी क्षेत्र क्या होते हैं भाई? जैसे उदाहरण के लिए पूरा का पूरा सदर्न रीजन हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, है ना, यहाँ तमाम हिंदी भाषा का प्रचार करना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हो गए, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र का इंटीरियर रीजन हो गया, है ना, गुजरात का इंटीरियर हो गया। यहाँ पे क्या करना? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। यह विदेशी छात्रों और भारतीय शिक्षकों के लिए हिंदी शिक्षण और अनुसंधान पाठ्यक्रम क्या है? संचालित करता है। ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ईएफएलयू, है ना। ईएफएलयू 1958 में स्थापित किया गया था। 2007 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। हैदराबाद में है। इसके दो कैंपस हैं, एक कैंपस शिलोंग में है, नॉर्थ ईस्ट, एक कैंपस लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। कब स्थापित हुआ? 1958 में। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? 2007 में। वर्तमान में प्रमुख कौन है इसके? प्रोफेसर ई सुरेश कुमार। कौन है इसके वर्तमान में वाइस चांसलर? प्रोफेसर ई सुरेश कुमार। ठीक है। इसका नाम क्या है? अंग्रेजी और विदेशी भाषा। ठीक है। तो अंग्रेजी तो है ही, और विदेशी भाषा कुछ भी हो सकती है। विदेशी भाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे अरबी है, फ्रेंच है, जर्मन है, जापानी है, आदि आदि के क्षेत्र में क्या करना? उच्च शिक्षा प्रदान करना, है ना। शिक्षण और अनुसंधान को क्या करना? बढ़ावा देना। यही इन लोग का काम है। ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद 1 अप्रैल 1996 को स्थापित किया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। वर्तमान में जो इसके वो हैं, डायरेक्टर हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है, दरअसल क्या है वो? एडिशनल चार्ज है, वो कौन है? डॉक्टर अबरार अहमद। कौन है? डॉक्टर अबरार अहमद इसके क्या है? डायरेक्टर हैं। ठीक है। 1996, नई दिल्ली, डॉक्टर अबरार अहमद। कार्य क्या है भाई? उर्दू भाषा को बढ़ावा देना, उसे आधुनिक युग के साथ जोड़ना,
यह उर्दू किताबों के प्रकाशन और वितरण के लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी है। उर्दू के क्षेत्र में जो कुछ काम हो रहा है उसके लिए क्या है, नोडल एजेंसी के तौर पे कौन करता है, यह परिषद काम करती है। ठीक है, फिर आता है अगला, गांधी ग्रामीण विश्वविद्यालय। क्या है, गांधी ग्रामीण विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित किया गया। 1976 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कहाँ पर है, डिंडीगुल तमिलनाडु में। कहाँ पर है, डिंडीगुल तमिलनाडु में है। कार्य क्या है, ग्राम है ना, क्या है, तो ग्रामीण विकास के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है ना। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए जो जो सिद्धांत दिए, जो जो बातें कही, जो जो है ना थ्योरीज पेश करी, उनको क्या करना, लागू करना। बोले क्या थ्योरी पेश कर दी भाई, जैसे चरखा और इसकी थ्योरी है, खादी की थ्योरी है ना। इसके अलावा और कौन सी थ्योरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो हस्तशिल्प उद्योग है, जो क्या है, हस्तशिल्प हस्तकरघा उद्योग है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग दो प्रकार के होते हैं, है ना। उद्योग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कैपिटल इंटेंसिव होता है और दूसरा क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि यहाँ से पैसा खूब सारा आएगा लेकिन रोजगार ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, मध्य प्रदेश में BHEL है, एक महारत्न कंपनी है, कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत सारा पैसा वहां से जनरेट हो रहा है सरकार के लिए, है ना, और सरकार के लिए संसाधन जनरेट होते हैं वहां से। लेकिन रोजगार कितनों को मिल रहा है डायरेक्टली, मुश्किल से 1500 लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, लेबर इंटेंसिव वो क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है, लेकिन लेबर बहुत सारे लगते हैं यहाँ पे। उनको पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इतना पैसा मिलेगा कि जीवन यापन हो सके। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं, कोई पापड़ बनाने का उद्योग है, क्या है, कोई पापड़ बनाने का उद्योग है, तो पापड़ बनाने में ढेर सारे लोग लगेंगे बेलने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का लेबर इंटेंसिव हो गया, जो ढेर सारे लोग लग रहे हैं। हाँ, लेकिन उतनी कमाई नहीं होगी जितनी भेल से हो रही थी, है ना। पापड़ से उतनी कमाई नहीं होगी जितनी BHEL से हो रही थी या अन्य किसी कंपनी से, महारत्न कंपनी से हो रही थी। ठीक है, तो ये उद्योगों को, तो हमको क्या करना है, लेबर इंटेंसिव, है ना, उद्योगों को बढ़ावा देना है, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग को, चरखा को, खादी को बढ़ावा देना। ठीक है, खैर अगला आता है, कुछ प्रमुख अधीनस्थ कार्यालय हैं इसके अंतर्गत, कौन कौन से, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, है ना। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट 1 मार्च 1960 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट 1 मार्च 1960 को कहाँ स्थापित किया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट 1 मार्च 1960 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट 1 मार्च 1960 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो एक बात ये हो जाती है आपकी। दूसरा कार्य क्या है इनका, तो मानक हिंदी का प्रचार और पत्राचार द्वारा हिंदी प्रशिक्षण। ठीक है, मानक हिंदी का मतलब क्या होता है, आजकल हम और आप जो हिंदी बोल रहे हैं, मैं भी अभी आपसे चर्चा में जो हिंदी बोल रहा हूँ वो हिंदी है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं बोलते टाइम हिंदी के अलावा क्या कर रहा हूँ भाई, हिंदी के अलावा फारसी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, है ना, ऐसे ढेर सारी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण बोल रहा हूँ। वो मानक हिंदी के रूप में नहीं आता है। मानक हिंदी मतलब जो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है ना, कौन सी, संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है, उसके प्रचार प्रसार क्या करना, पत्राचार क्या करना, बढ़ावा देना, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, कि ये कब स्थापित किया गया, 1961 में स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कार्य क्या है, तो सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास और शब्दावली तैयार करना। नाम क्या है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। यहाँ क्या बोला, किस भाषा का शब्द नहीं बोला, मतलब हर भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कार्य क्या है, 1961 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में। कार्य क्या है, तो भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास और शब्दावली तैयार करना, है ना। शब्दावली तैयार करना मतलब डिक्शनरी तैयार करना। शब्दावली तैयार करने का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी तैयार करना, सभी भारतीय भाषाओं के लिए, सभी भारतीय भाषाओं के लिए डिक्शनरी तैयार करना। ठीक है, क्यों तैयार करना, ताकि दूसरे क्षेत्र के लोग समझ सकें। भाई मुझे गुजराती समझनी, क्या करूं, मुझे गुजराती समझनी, क्या करूं, तो आसान तरीका क्या है, मैं एक ऐसी डिक्शनरी खोजूं जिसमें हिंदी टू गुजराती क्या दिया हो, सॉरी, गुजराती टू हिंदी क्या दिया हो, ट्रांसलेशन दिया हो। गुजराती टू हिंदी शब्द डिक्शनरी में खरीदूंगा और मुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL।
CIIL 17 जुलाई 1969 को स्थापित किया गया। कहाँ मुख्यालय इसका? मैसूर में। कहाँ पर है? 69 में स्थापित किया गया, मैसूर में इसका मुख्यालय है। काम क्या है? भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषाई शोध करना और क्लासिकल लैंग्वेज केंद्रों का प्रबंधन करना। शास्त्रीय भाषा, ठीक है, भारत में क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया कुछ भाषाओं को, जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत है, ठीक है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना, ये हो गया, उड़िया, ये सब शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं। ये सब क्या हैं? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना। तो भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषाई शोध करना और क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा के केंद्रों का प्रबंधन करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन भाषाओं के लिए जो क्लासिकल लैंग्वेज के अलावा इसमें प्राकृत भी आ गई है, पाली भी आ गई है, अभी जो ये नई एंट्रियां हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, ठीक है। तो इन सबको क्या करना, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। फिर आता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। NIEPA 1962 में गठित किया गया। 2006 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कब गठित हुआ? 1962 में। कब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया? 2006 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रमुख कौन है इसका? कुलपति शशिकला वंजारी। कौन है? शशिकला वंजारी, प्रोफेसर, अच्छा, प्रोफेसर शशिकला, है ना, प्रोफेसर शशिकला वंजारी इसके क्या है ना, चेयरमैन है, कुलपति आप कह लीजिए। कार्य क्या है? तो जो भाई नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान, तो शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में, है ना, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किसके क्षेत्र में? एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या करना? अनुसंधान और कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। क्षमता निर्माण क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? रिसोर्सेस बढ़ाना। क्या करना? रिसोर्सेस बढ़ाना। रिसोर्सेस में सभी रिसोर्स आते हैं, खास करके ह्यूमन रिसोर्स, खास करके ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा क्या आ जाता है? कैपिटल भी उसी में आ जाता है, ठीक है। यह शिक्षा के आंकड़ों का विश्लेषण और नीति निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। चलिए, फिर आता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, NBT। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT 1 अगस्त 1957 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया, जिसके वर्तमान में हेड कौन है? प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। कौन है? प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे इसके प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। कार्य क्या है? फंक्शन क्या है? तो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का मूल काम क्या है? पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। अब पढ़ने की आदत को बढ़ावा दोगे कैसे? है ना, पढ़ने की आदत को बढ़ावा दोगे कैसे? भाई किताब उपलब्ध करवा के। कैसे दोगे? किताब मिल जाए सामने वाले को सस्ते कीमत में, आसानी से। तो इनका मूल काम क्या है? दरअसल इनका मूल काम है किताबों का प्रकाशन करवाना। क्या करवाना? किताबों का प्रकाशन करवाना। यही लोग, है ना, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास वाले लोग क्या करते हैं? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भी करते हैं। क्या करते हैं? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का, जो कहाँ लगता है? प्रगति मैदान में लगता है। कहाँ पे लगता है? प्रगति मैदान में लगता है, नई दिल्ली में, प्रतिवर्ष। उसका ये लोग क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, ठीक है। तो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण साहित्य प्रकाशित करना और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन करना किसका काम है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का काम है। इसी प्रकार का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकार का जैसा संस्थान मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन उसका नाम क्या है? हिंदी ग्रंथ अकादमी। क्या है? हिंदी ग्रंथ अकादमी। काम वही है, काम वही है, क्या? प्रकाशन करवाना। क्या करवाना? प्रकाशन करवाना पुस्तकों का, ताकि आसानी से क्या हो सके? सस्ती कीमतों पर, सस्ती दरों पर किताबें उपलब्ध बाजार में हो सके। फिर है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन 1994 में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? AICT के द्वारा। 2010 में इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया गया, है ना। दो बातें, 1994 में AICT के द्वारा स्थापित किया गया, 2010 में इसको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे। कौन है? प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके वर्तमान में चेयरमैन है, जिसका कार्य क्या है? तकनीकी पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता की जांच करना और उन्हें अक्रेडिएशन देना, मान्यता देना। क्या देना? अक्रेडिएशन प्रदान करना। तो मूल काम क्या हो गया? तकनीकी पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता जांचना। तकनीकी पाठ्यक्रम मतलब इंजीनियरिंग का सिलेबस, फार्मेसी का सिलेबस, मैनेजमेंट का सिलेबस, आर्किटेक्ट का सिलेबस, है ना, इनकी जांच करना, गुणवत्ता की जांच करना और उन्हें क्या देना? अक्रेडिएशन देना। यही इनका क्या है? मूल काम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हेतु राष्ट्रीय आयोग। क्या के लिए? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हेतु राष्ट्रीय आयोग भी है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NCMEI। यह 2004 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में है ना।
इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रोफेसर न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है ना? कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन है। कार्य क्या है? अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करना और संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देना। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं जामिया मिलिया हो गया, क्या हो गया? जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट जो है वो एक अल्पसंख्यक संस्थान है। क्या है? वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है। तो उस प्रकार के संस्थानों को क्या करना? रेगुलेट करना, दर्जा देना, उनकी स्थापना करना, उनकी अधिकारों की रक्षा करना, यह सब इनका काम है। ठीक है। फिर है भारतीय ज्ञान प्रणाली। फिर क्या आता है? भारतीय ज्ञान प्रणाली। भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम का गठन कब किया गया? 2020 में गठित किया गया है ना? एआईसीटी के मुख्यालय में ही इसको स्थापित कर दिया गया है। कब से? 2020 से। कार्य क्या है भाई? जो नाम है वही काम है। तो ज्ञान प्रणाली है ना, भारतीय ज्ञान प्रणाली मतलब भारत के पारंपरिक ज्ञान जैसे कि गणित का, आयुर्वेद का, खगोल विज्ञान का आदि का ज्ञान को क्या करना? आधुनिक शिक्षा और शोध के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, क्या करना? इंटीग्रेट करना। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो बीई और बीटेक वगैरह हो रहा है ना, बीई और बीटेक हो रहा है, उन सब में क्या कर दिया गया है? उन सब में एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया है। वह सब्जेक्ट जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कंप्यूटर साइंस में तुम बीई कर रहे हो, है ना? जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कंप्यूटर साइंस में तुम बीई कर रहे हो, तो तुम इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो पढ़ोगे ही, पढ़ना ही है वो तो। लेकिन साथ में तुमको एक और सब्जेक्ट दे दिया गया, वो क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। यहाँ पे तुमको क्या करना है? बेसिक्स को समझना है। कोई एडवांस जानकारी नहीं दी जाएगी तुमको। यहाँ पे क्या है? बस बेसिक्स को समझना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना? फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षक निक्षेपागार, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेड। यह एक डिजिटल पोर्टल है ना? ये क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है जहां छात्र अपनी डिग्री, मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। इसका प्रबंधन अब डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, क्या के माध्यम से? डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप अपने यहाँ डेटा वो रख सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट, है ना, आदि आदि चीज़ों को यहाँ पे रख सकते हैं। और वर्तमान में इसको एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं आप? तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर आता है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इन्फ्लिवनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर 1991 में स्थापित किया गया यूजीसी के एक स्वायत्त केंद्र के तौर पर, जिसका मुख्यालय गांधीनगर में है। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। और कार्य क्या है? भारत के सभी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी क्या करना? डिजिटल रूप से कनेक्ट करना। क्या करना? भारत की सभी लाइब्रेरियों को डिजिटल रूप से कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करेंगे भाई? तो इन्होंने क्या किया? एक पोर्टल बनाया। क्या है वो? शोध गंगा। क्या नाम है? ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। शोध गंगा। शोध गंगा में क्या होता है? थीसिस का डेटाबेस रखा जाता है। और क्या है? ई शोध सिंधु। क्या है? ई शोध सिंधु। तो ये दोनों, शोध गंगा और शोध सिंधु, दोनों किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? इन्फ्लिवनेट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। किस काम से? एक डिजिटल रिपोजिटरी, है ना, काय के लिए? एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसको क्या है? मैनेज किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स का, शोधार्थियों का, रिसर्चर्स का, वैज्ञानिकों का डेटा रखा रिसर्च वाला कंटेंट रखा जाता है। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय बाल भवन, नेशनल बाल भवन। यह 1956 में पंडित नेहरू द्वारा स्थापित किया गया, है ना? किसके द्वारा? पंडित नेहरू द्वारा 1956 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की रचनात्मक क्षमता क्या करता है? विकसित करना, है ना? इनका मूल उद्देश्य क्या है? 5 से 16 वर्ष की आयु, है ना, इनका मूल उद्देश्य क्या है ना? इनका मूल उद्देश्य क्या है? 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की रचनात्मक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये छोटी सी जानकारी। आप में से जिन लोगों को नोट्स चाहिए हैं वह यहाँ नीचे दिख रहे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है, दोनों में सेपरेटली उपलब्ध है ना? अपडेटेड है, मतलब जो 23 जनवरी को सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड नोट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान आते हैं अब। उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थानों में सबसे पहले आता है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICSSR, है ना? क्या आता है? आईसीएसएसआर। आईसीएसएसआर
1969 में स्थापित किया गया, है ना। किसके अनुशंसा पर स्थापित किया गया? तो प्रोफेसर VKRV राव के अनुशंसा पर, है ना। किसके अनुशंसा पर इसको स्थापित किया गया? प्रोफेसर VKRV राव, है ना। प्रोफेसर VKRV राव के अनुशंसा पर। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, शोधकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना और शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। 3 काम हो गए, लेकिन सभी काम, ये तीनों के तीनों सभी काम किससे संबंधित है? सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। किससे? सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना? रिसर्च को बढ़ावा देना, और क्या करना? फेलोशिप प्रदान करना, और क्या करना? ग्रांट्स देना, फाइनेंस करना, ये सब काम इनके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब स्थापित किया गया? 1969 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उच्च अध्ययन संस्थान। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान 1964 में स्थापित किया गया। फंक्शनिंग कब से है? 65 से है ना। संस्थापक कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उस समय के राष्ट्रपति, है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। मुख्यालय क्या है इसका? तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का मुख्यालय शिमला है। क्या है? शिमला है। शिमला में क्या है? राष्ट्रपति निवास है, ऑब्जर्वेटरी हिल्स में। कहाँ पर? शिमला में राष्ट्रपति निवास है, ऑब्जर्वेटरी हिल्स में। वहीं पर ये संस्थान, उसी भवन में ये संस्थान क्या है? स्थापित है। शिमला में राष्ट्रपति निवास क्या कर रहा भाई, है ना। शिमला में राष्ट्रपति निवास क्या कर रहा है? तो पहले जो गवर्नर जनरल होता था, वायसराय होता था एग्जैक्टली, है ना। तो पहले क्या है? वायसराय की सुख सुविधा के लिए, वायसराय के ऐशो आराम के लिए क्या किया गया था, है ना, अलग अलग सीजन के हिसाब से दिल्ली में भी और शिमला में भी वो बनाए गए थे। अब दिल्ली में गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी हो जाती है भाई, है ना। तो पहाड़ों में थोड़ी ठंडक मिलेगी, तो उधर निकल जाएंगे। तो कैसे जाएंगे भाई? घर बनवा दो, एक घर बनवा दिया, राष्ट्रपति निवास हो गया वो, है ना। ऐसा वाला कहानी है ऑब्जर्वेटरी हिल्स में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। कहाँ पर है? शिमला में है। इसका कार्य क्या है? तो ह्यूमैनिटीज या मानविकी, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के अंतः विषय क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शोध को क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। टू प्रमोट दी हाई लेवल रिसर्च इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, क्या करवाना? 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में क्या करवाना? गुत्थम गुत्थी करवाना। गुत्थम गुत्थी करवाना का मतलब 2 क्षेत्रों को मिला करके उनमें क्या करवाना? रिसर्च करवाना, अनुसंधान करवाना, ठीक है। कैसे? कौन से क्षेत्र हैं ये? ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंस हो गया और नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अब वो जो ऊपर कहानी है वो क्या है कि यह मूल रूप से वायसराय का निवास था। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि भाई वायसराय को क्या क्या चाहिए भाई? गर्मी में गर्मी जैसा माहौल चाहिए, सॉरी, गर्मी में ठंडी जैसा माहौल चाहिए, ठंडी में गर्मी जैसा माहौल चाहिए। तो बोले क्या करें? तो अलग अलग जगह क्या करवा दो? घर बनवा दो भाई, ठीक है। तो ये उसी के लिए बनवाया गया था, जिसे बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक उन्नत अनुसंधान केंद्र के रूप में क्या कर दिया? राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये सब कब हुआ? 64 में, ठीक है। काम कब से किया? 65 से, ठीक है। अगला है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, शायद हमने इसको देख लिया था पहले। 1972 में नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था ना। 1972 में नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था। इसके बारे में हमने चूंकि ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। अच्छा, हमने दार्शनिक वाला भी इसके पढ़ लिया था, ठीक है। दार्शनिक वाला भी हमने देखा हुआ था, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है भारतीय विश्व मामले परिषद। क्या आता है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। क्या आता है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ये कब स्थापित किया गया? 1943 में स्थापित किया गया, है ना। किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर तेज बहादुर सप्रू के द्वारा, है ना। कौन? सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू और, है ना, सर तेज बहादुर सप्रू कई सारे मामलों में बड़े बड़े कई सारे प्रमुख मामलों में ये वकील के तौर पे काम किए हैं, है ना। तो और आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा क्या है? डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, है ना। डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, यह जो हमारा वो बना था, रिफॉर्म कमीशन बना था 1956 का, उसके क्या थे? एक मेंबर थे, ठीक है। कौन थे? उसके एक मेंबर थे। तो सर तेज बहादुर सप्रू और हृदयनाथ कुंजरू, इनकी अनुशंसा पे इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, है ना। भारतीय विश्व मामले परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में, सप्रू हाउस में। कहाँ पर है? सप्रू हाउस में है। कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति पे क्या करना? शोध करना। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति पे क्या करना? शोध करना। भाई नाम ही उसका क्या था? वर्ल्ड अफेयर्स। नाम ही उसका क्या था? वर्ल्ड अफेयर्स। तो काम भी क्या रहेगा भाई? वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर के रहेगा, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के रहेगा, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है ना। थिंक टैंक मतलब एक विचार मंच है। क्या है? एक विचार मंच है। विचार मंच का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पर लोग बैठ करके विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2001 में एक अधिनियम के माध्यम से इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दे दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का दर्जा दे दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्णन जी। कौन है? राधाकृष्णन जी उसके अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में चुने गए थे धनखड़ जी के बाद, बेचारे धनखड़ जी। ठीक है, चलो अगला आता है भारतीय दलित अध्ययन संस्थान। ठीक है, IIDS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, 2003 में स्थापित किया गया। प्रोफेसर सुखदेव थोराट इसके अध्यक्ष हैं, या फाउंडर एग्जैक्टली है ना, क्या है? फाउंडर हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कार्य क्या है भाई? जो नाम है वही काम है। ठीक है, तो सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, हाशिए पे रहने वाले समूहों की क्या करना? समस्याओं पर केंद्रित शोध करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कब स्थापित किया गया? पहली बात कि 2003 में स्थापित किया गया। और कहाँ पर है? प्रोफेसर नई दिल्ली में। किसने स्थापित किया? सुखदेव थोराट ने स्थापित किया। ठीक है, फिर आता है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, IIPA। ठीक है, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA, 1954 में स्थापित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया। नई दिल्ली में है। काम क्या है? लोक प्रशासन में क्या है भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण, रिसर्च है ना, ट्रेनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, और क्या हो गया? एडवाइजरी रोल हो गया। क्या क्या हो गया? परामर्श देना। ठीक है, किनको? सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण। ये किनके लिए है? मान लो पहले से कोई एक IAS अधिकारी है, मान लो पहले से कोई एक IAS अधिकारी है, या अन्य कोई सर्विस का अधिकारी है। ठीक है, और उनको भी तो बीच बीच में प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको ही तो बताना पड़ेगा कैसे काम करना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो यही तरीका है भाई, संस्थान स्थापित करके ट्रेनिंग देना चालू कर दो। इसको किसके रिकमेंडेशन पे स्थापित किया गया था? स्थापित तो किया पंडित नेहरू ने, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर? पॉल एच एप्पलबी की रिकमेंडेशन पर। किसके? पॉल एच एप्पलबी के रिकमेंडेशन पे इसको स्थापित किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT। NCERT 1961 में स्थापित किया गया नई दिल्ली में। कब? 1961 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना। किसके लिए? स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, पहला। दूसरा, किताबें बनाना। क्या करना? NCERT किताबें आती है ना, तो किताबें बनाना, तो सिलेबस बनाना, फिर किताब भी बनाना। और क्या करना? टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी क्या करना? केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, मतलब BEd MAd के कोर्स को क्या करना? डेवलप करना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखने का काम करना है। ठीक, फिर आता है अगला हमारा NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कब स्थापित किया गया? 1962 में स्थापित किया गया। वर्तमान स्वरूप में ये कब से है? 2006 से है। ठीक है, सॉरी, मतलब 1962 में स्थापित किया गया। इसको बाद में वो किया गया, रिफॉर्म किया गया, यूं कहें रीस्टेब्लिश किया गया 1979 में। और 2006 में इसको क्या दे दिया गया? वर्तमान स्वरूप में लाया गया। ठीक है, नई दिल्ली में है। आपको 62 याद रखना है। नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? कि शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और शोध। काय के क्षेत्र में भाई? शैक्षिक योजना और प्रशासन प्रबंधन के क्षेत्र में क्या करना? क्षमता निर्माण करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और रिसर्च को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, यह साउथ एशिया का एक प्रमुख एजुकेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है? साउथ एशिया का एक प्रमुख एजुकेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट है। यह संस्थान यूनेस्को के सहयोग से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, यह क्या है? यूनेस्को के सहयोग से काम कर रहा है, यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्तमान में यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है? वर्तमान में यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मानद विश्वविद्यालय। क्या है? मानद विश्वविद्यालय। अगला NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको हमने चूंकि पढ़ चुके हैं, इसको तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली यहाँ पे स्किप मारेंगे, है ना। यहाँ पे हम इसको कंप्लीटली स्किप मारेंगे। पूरा हमने इसको बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है और इसकी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या आता है? CIET कब स्थापित किया गया? 1984 में। कहां पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। किसने स्थापित किया? NCERT। ठीक है, तो 1984 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। यह NCERT की एक क्या है? सब यूनिट है ना। क्या है? एक NCERT की सब यूनिट है, जिसका कार्य क्या है ना, जिसका कार्य क्या है? शिक्षा में रेडियो, टीवी, ICT जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वयं प्रभा और दीक्षा पोर्टल क्या करना? मैनेजमेंट करना।
है ना। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं और स्वयं प्रभा, स्वयं एक क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है इंटरनेट बेस्ड, जबकि स्वयं प्रभा क्या है, एक टीवी चैनल प्रोग्राम है। क्या है, बहुत सारे टीवी चैनल, बहुत सारे का मतलब 40 है ना, बहुत सारे का मतलब क्या है 40। तो 40 टीवी चैनल्स का क्या है, एक कलेक्शन है, जिसमें कोर्सों का लगातार क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। ठीक है। इसका निर्माण सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स को मिलाकर के किया गया था, है ना। दो संस्थानों को मिलाकर के सीआईईटी को स्थापित किया गया था, है ना। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला आता है सीएसआईआर। सीएसआईआर या काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापित किया गया। सीएसआईआर का एक संस्थान है एम्प्री। सीएसआईआर का एक संस्थान है एम्प्री, वो एम्प्री मध्य प्रदेश भोपाल में है। इस पर पिछली बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके संस्थापक कौन है, तो रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर हमारे देश में सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान दिया जाता है। हमारे देश का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान है, वह शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर ही दिया जाता है। तो संस्थापक कौन हो गए इसके, रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कार्य क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे औषधियां, समुद्री विज्ञान और इंजीनियरिंग और आदि आदि के क्षेत्रों में क्या करना, शोध करना। दरअसल अब जब सीएसआईआर, जैसे हमने आईसीआर देखा था, आईसीआर में बहुत सारे संगठन थे, बहुत सारे संस्थान थे, है ना। उसी प्रकार से सीएसआईआर के भी बहुत सारे संगठन संस्थान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई औषधि के लिए, कोई समुद्री विज्ञान के लिए, कोई इंजीनियरिंग के लिए, कोई एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, कोई एस्ट्रोनॉमी के लिए, ऐसे ढेर प्रकार के संस्थान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सीएसआईआर के दायरे में रह करके काम करते हैं। ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। मुख्य बात क्या है काम की, सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब सीएसआईआर एम्प्री आता है, जो भी हमने बात करी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सीएसआईआर एम्प्री 1981 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, लेकिन 1983 में इसको कहाँ स्थापित वो कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया भोपाल में। ठीक है। तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, भोपाल में। तो ओरिजिनली कहाँ स्थापित हुआ था, मई 1981 में दिल्ली में। बाद में इसको कहाँ हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया 1983 में भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। वर्तमान में कहाँ पर है, भोपाल में ही है। इसका पुराना नाम क्या है, आरआरएल, है ना। क्या है, जो लोग भोपाल के होंगे वो जानते होंगे कि आरआरएल एग्जैक्टली मतलब क्या है भाई, है ना। मतलब आरआरएल के नाम से यहाँ पे क्या है, बस स्टॉप बना हुआ है। तो उनको तो हो सकता है ये भी ना पता हो आरआरएल का मतलब क्या है, बस वो जानते हैं कि आरआरएल में उतार देना, है ना। है। तो आरआरएल एग्जैक्टली क्या है, तो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी उसका पुराना नाम है। वर्तमान में उसका नाम क्या है, तो वर्तमान में उसका नाम है एम्प्री। एम्प्री के एग्जैक्टली फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, वो क्या है, तो एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एम्प्री। ठीक है। पुराना नाम आरआरएल, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मूल सिद्धांत क्या है इसका, तो वो वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत पे काम करता है एक। दूसरा एडवांस्ड मटेरियल्स इनोवेशन के सिद्धांत पे काम करता है। क्या है भाई, पहला अपशिष्ट से संपदा, वेस्ट टू वेल्थ, और दूसरा उन्नत सामग्री नवाचार, एडवांस्ड मटेरियल इनोवेशन। यही दो प्रिंसिपल्स पे क्या है, ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, आईएनएसए। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी 1935 में स्थापित की गई। इसके फाउंडर थे प्रोफेसर एल एल फर्मर, है ना, प्रोफेसर एल एल फर्मर। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का पुराना नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ऑफ इंडिया इसका इनिशियल या शुरुआती या पुराना नाम है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। क्या काम है, तो भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिकों के हित की रक्षा करना। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल है, उस इंटरनेशनल साइंस काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करता कौन है, तो आईएनएसए करता है। कौन करता है, आईएनएसए करता है, जिसके संस्थापक कौन थे, एल एल फर्मर। कौन थे, एल एल फर्मर। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कब स्थापित किया गया, 35 में, है ना। कब स्थापित किया गया, 35 में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसे बाद में कहाँ लाया गया, 1951 में दिल्ली लाया गया था। तो वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली आप ध्यान में रखिए। बट शुरुआती चरण में कहाँ स्थापित किया गया था, ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आईईजी।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को 1952 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसने फंक्शनिंग कब से चालू करी? 1958 से। कार्य कब से चालू हुआ? यहाँ पे 1958 से चालू हुआ। जिसके संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर वी के आर बी राव। कौन थे? प्रोफेसर वी के आर बी राव, यही नाम अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ पर है? तो डीयू के कैंपस में। किसके कैंपस में है? डीयू के कैंपस में है। कार्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन्नत अनुसंधान करना। यह भारत को नीतिगत सलाह प्रदान करता है। क्या करता है? पॉलिसी लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट को, है ना, पॉलिसी के लेवल पे क्या करना? इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइज करना। क्या करना? इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइज करना, यही इनका क्या है? काम है, ठीक है, यही इनका क्या है? काम है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके संस्थापक में प्रोफेसर वी के राव के अलावा पंडित नेहरू भी शामिल हैं। कौन है? पंडित नेहरू भी शामिल हैं। अगला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, है ना, क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। यह 1976 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। कार्य क्या है? तो सार्वजनिक अर्थशास्त्र, कर नीति और राजकोषीय प्रबंधन पे क्या करना? अनुसंधान करना। कहे पे? सार्वजनिक अर्थशास्त्र हो गया, कर नीति हो गया और राजकोषीय प्रबंधन हो गया, इस पे क्या करना? अनुसंधान करना ही इन लोगों का क्या है? काम है। यही क्या है? इन लोगों का काम है, ठीक है। इतिहास क्या है? तो यह वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के संयुक्त प्रयासों से स्थापित एक थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक है, विचार मंच है। क्या है? मंच, विचार मंच है। किनके द्वारा स्थापित? वित्त मंत्रालय और योजना आयोग। वर्तमान में योजना आयोग तो है नहीं, तो उसकी जगह नीति आयोग है ना। तो इनके संयुक्त प्रयासों से स्थापित और संचालित क्या है? एक विचार मंच है, ठीक है। फिर आता है सीपीआर, सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर, है ना। सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च 1973 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। काम क्या है? सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र शोध और विमर्श करना। क्या करना? जो वो है पब्लिक पॉलिसी के उसमें सेक्टर में, है ना, पब्लिक पॉलिसी के सेक्टर में क्या करना? यह लोग रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, बाद में वो डेटा, बाद में जो डेटा वहां से कलेक्ट होता है, बनता है, वह डेटा भारत सरकार को देते हैं, ठीक है। यह भारत के अग्रणी गैर सरकारी थिंक टैंकों में से एक है, जो शासन, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। फिर आता है अगला साहित्य अकादमी। क्या आता है? साहित्य अकादमी 1954 नई दिल्ली, है ना। नई दिल्ली में कहाँ पर है? रविंद्र भवन है। नई दिल्ली में कहाँ पर है? रविंद्र भवन में है। ऐसा ही एक रविंद्र भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है, ठीक है, बट अभी हम दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1954 में स्थापित किया गया। काम क्या है उसका? तो भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना। कैसे देंगे बढ़ावा? तो भारतीय साहित्य को किन भाषाओं में बढ़ावा देंगे? तो 24 प्रमुख भाषाओं में भारतीय साहित्यिक गतिविधियों क्या करना? संचालन करना। भारत सरकार द्वारा स्थापित यह देश की राष्ट्रीय पत्र अकादमी है। यह प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार भी प्रदान करती है, ठीक है। ये साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान करती है। किन भाषाओं में? 24 भाषाओं में, प्रमुख भाषाओं में, है ना, 24 प्रमुख भाषाओं में। ये 24 भाषाएं कौन सी हैं? तो अनुसूची 8 में दर्ज सभी भाषाएं, अनुसूची 8 में दर्ज सभी भाषाएं, ठीक है। फिर आता है ललित कला अकादमी 1954 नई दिल्ली रविंद्र भवन में ही है ना। इसका नाम क्या है? कला, बोले मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला जैसी दृश्य कलाओं को क्या करना? बढ़ावा देना। कौन सी कलाओं को? दृश्य कलाओं को, ठीक है। क्या करना? दृश्य कलाओं को। अदृश्य कलाएं भी होती हैं क्या? अदृश्य कलाएं भी होती हैं क्या? बिल्कुल होता है भाई, है ना, बिल्कुल होता है। ये इसको हम विजुअल आर्ट बोलते हैं, उसको परफॉर्मिंग आर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परफॉर्मिंग। जैसे म्यूजिक हो गया, देख नहीं सकते हो म्यूजिक को, फील कर सकते हो, सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। खैर, तो ये इसको किसको बढ़ावा देगा? विजुअल आर्ट को बढ़ावा देगा, दृश्य कलाओं को बढ़ावा देगा, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि। इसे स्वतंत्र भारत के में कला के क्षेत्र में क्या है? राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। किसके लिए? राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला, चित्रकला आदि आदि के क्षेत्र में, वास्तुकला, ठीक है। फिर आता है संगीत नाटक अकादमी 1953 नई दिल्ली, वहीं रविंद्र भवन में ही है। यह संगीत, नृत्य, नाटक की समृद्ध विरासत क्या देता है? संरक्षण देता है, संगीत नाटक अकादमी। तो 1953 नई दिल्ली, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये काम का है। फिर आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA, है ना। IGNCA 1987 में स्थापित किया गया। 1987 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे, है ना। तो उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य क्या है? कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान,
प्रलेखन और प्रसार, है ना। कलाओं के क्षेत्र में क्या करना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन करना और क्या करना, उनका वो करना, बढ़ावा देना, डिसेमिनेशन करना, है ना, प्रचार प्रसार करना, यही इसका क्या है, मूल काम है। ठीक है, तो कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान, कलाओं का प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन और कलाओं का प्रचार प्रसार, यही इनका क्या है, मूल काम है, किसका, IGNCA। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है जवाहरलाल नेहरू, है ना, स्कूल ऑफ द सोशल साइंसेस। तो जवाहरलाल नेहरू स्कूल ऑफ द सोशल साइंसेस दरअसल क्या है, तो यह 1970 में स्थापित किया गया, लेकिन यह जेएनयू का ही एक हिस्सा है। किसका, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसका एक हिस्सा है। तो जेएनयू कब स्थापित हुआ, 69 में, और ये जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है वो कब स्थापित हुआ, 70 में स्थापित हुआ। नाम क्या है, सोशल साइंसेस। सोशल साइंस मतलब इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र आदि आदि में क्या करना, उच्च स्तरीय अनुसंधान को, अंतः विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देना, यही इन लोग का क्या मूल काम है। ठीक है, फिर आता है सेम प्रकार से जैसे जेएनयू का है वैसे डीयू का है ना, वैसे किसका है, डीयू का है। दिल्ली विश्वविद्यालय का सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी केंद्र क्या है, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी केंद्र कब स्थापित किया गया, 1922 में स्थापित किया गया था। जब यूनिवर्सिटी स्थापित हुई तभी उसी वर्ष सेम में साथ में इसको स्थापित कर दिया गया था। मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में है। ठीक है, डीयू भी दिल्ली में है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, इसका डीयू के अंतर्गत स्थापित सामाजिक विज्ञान संस्थान की जानकारी थी। ठीक है, आखिरी में आता है टिस, है ना, आखिरी में क्या आता है, टिस आता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। क्या आता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस 1936 में स्थापित किया गया, किसके द्वारा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा। शुरुआती चरण में इसको नाम क्या दिया गया था, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। क्या नाम दिया गया था शुरुआती चरण में इसको, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके कुछ कैंपस हैं, एक तुलजापुर में है, दूसरा हैदराबाद में है, तीसरा कहाँ पर है, गुवाहाटी में। जिसका कार्य क्या है, मूल रूप से इन लोगों का कार्य क्या है, तो समाज कार्य, मानव संसाधन और सामाजिक नीति में अनुसंधान एवं शिक्षण को बढ़ावा देना, यही इन लोग का क्या है, मूल रूप से काम है। 1964 में इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। कब, 1964 में इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, जो लोग आखिरी तक पहुंचे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वह स्क्रीन में दिख गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स हिंदी अंग्रेजी माध्यम में दोनों में उपलब्ध हैं, हार्ड कॉपी ई बुक दोनों में उपलब्ध हैं, अपडेटेड हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।